आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अदलिया की कौमी कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। सुप्रीम कोर्ट के क़याम के 75 बरस मुकम्मल होने की याद में डाक टिकट और सिक्का भी करेंगे जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को दिखाएंगे हरी झंडी। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कनेक्टिविटी हो सकेगी बेहतर। बीजेपी का कोलकाता इस्मत दरी कत्ल मामले में ममता हुकूमत पर हमला जारी। टीएमसी आई बैकफुट पर। बीजेपी आज मरकज से इस्मत दरी करने वालों के लिए सजाए मौत का कानून पास करने का करेगी मुतालबा। वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी निकालेगी अमन मार्च। समुद्री तूफान असना की ओमान की तरफ दस्तक। शदीद बारिशों की वजह से गुजरात मुतासर नहीं। गुजरात के शहरों और हजारों गांवों में पानी दाखिल होने से हालात संगीन। उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी की बूथ सतह पर वर्कशॉप का होगा इनेकाद। 1,62,000 बूथों पर बैक वक्त चलेगी मुहिम। रुकनियत साजी मुहिम की हिकमत अमली पर किया जाएगा तबादला ख्याल। तीरंदाज राकेश कुमार पेरिस पैरालंपिक में प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल। 5वीं सीड याफ्ता राकेश का मुकाबला अगले राउंड में इंडोनेशिया के कैन स्वागमलांग से होगा। और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर। वजीर आजम मोदी मेरठ से लखनऊ तक वंदे भारत एक्सप्रेस का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। इससे मेरठ और लखनऊ के दरमियान 460 किलोमीटर का फासला सिर्फ 7 घंटे में तय किया जा सकेगा। लखनऊ तक वंदे भारत ट्रेन के आगाज के मौके पर मेरठ के स्कूलों में इंडिया नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मौजू पर पेंटिंग और मजमून नवीसी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबले जीतने वाले तलबा को वंदे भारत ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब के दौरान इनामात से नवाजा जाएगा। हमारे नुमाइंदे निशांत सौरभ ने मुकाबले में हिस्सा लेने वाले स्कूली तलबा से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने जा रहे हैं। शनिवार को मेरठ से लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसको लेकर मेरठ के युवाओं में काफी उत्साह है और उनका ये मानना है कि देश के जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने काफी अहम प्रयास किए हैं। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, मेरठ के स्कूली बच्चे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जो मेरठ को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने जा रहे हैं उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है और सरकार ने जो इस दिशा में जो प्रयास किए हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा नाम इशिता कपूर है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और वंदे भारत एक्सप्रेस जो अभी कल से स्टार्ट हो रही है मेरठ से लखनऊ के लिए, वो एनवायरनमेंट के लिए सबसे पहले तो बहुत यूजफुल है, अच्छी है। क्योंकि पहली बात तो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं हो रहा, ईवी है, कोई नॉइज पॉल्यूशन नहीं होगा, ऊपर से फैसिलिटीज अच्छी हैं, उसका कॉस्ट भी इतना ज्यादा नहीं है, कॉस्ट रेट कम है। अगर उसके अंदर जो फूड डिलीवर होगा वो भी बहुत हेल्दी होगा। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, बाहर का आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा बनाया गया और देखने के हिसाब से कि मतलब बच्चे अट्रैक्ट भी होंगे और वो एनवायरनमेंट के लिए भी पॉल्यूट नहीं करेगा, एनवायरनमेंट को भी सेफ है एनवायरनमेंट के लिए। और आपने जो ये जो पेंटिंग बनाई है उसके जरिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंशिका है, मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ। हमने इसमें वंदे भारत ट्रेन शो करी है। ये ट्रेन हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है और ये ट्रेन के जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जा पा रहे हैं क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा नाम समृद्धि है और इस ट्रेन से सबसे पहली बात एनवायरनमेंट इज सेफ।
दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट इससे हो रहा है। जो डिस्टेंस हमें कवर करने में 24 आवर्स से ज्यादा टाइम लग जाता है वो ये 7 आवर्स में कवर कर रही है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। और दूसरा ये एरोडायनामिक स्ट्रक्चर है इसका, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल है। मेरा नाम तनिष्का गुप्ता है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैंने ये पेंटिंग बनाई है, इसमें हमें दिख रहा है जैसे भारत बहुत तरक्की पे है, आगे चल के हमारा भारत ऐसा भी हो सकता है। क्या है इसमें ये पानी में चलने वाले वाहन जो पानी में चलेंगे, ये हमारी कार ऐसी हो सकती है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली बस, ये हमारी मेट्रो जैसे अभी वंदे भारत हुई है। मेरा नाम कर्षिता मित्तल है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। वंदे भारत हमारे देश में आई है वो तो अच्छा है ही, लेकिन उसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे भारत में काफी ज्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं। हम वंदे भारत के साथ साथ अगर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें भी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की बात कर सकते हैं जो 2021 में लॉन्च हुई थी, या फिर हम भारतमाला परियोजना की बात कर सकते हैं। ऐसी कई सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट निरंतर लॉन्च करती रही है। मेरा नाम दक्ष जैन है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। वंदे भारत शुरू हुई है, 2026 तक हमारी बुलेट ट्रेन भी जल्द ही शुरू हो जाएगी इंडिया में। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज यानी 31 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये तीनों वंदे भारत ट्रेन चेन्नई एग्मोर, नागरकोइल, मदुरई बेंगलुरु कंटोनमेंट और मेरठ लखनऊ के रूट्स पर चलेंगी। इन वंदे भारत ट्रेनों के चलाने से जहां लोगों को फायदा होगा, वहीं सफर का वक्त भी कम होगा। हिंदुस्तानी रेलवे के लिए आज का दिन एक तारीखी दिन होने वाला है, जब 3 वंदे भारत ट्रेनें इसके बेड़े में शामिल होने जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हम वतनों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। वजीर आजम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वजीर आजम के मेक इन इंडिया और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के विजन को महसूस करते हुए 3 वंदे भारत ट्रेनें चेन्नई, नागरकोइल, मदुरई बेंगलुरु और मेरठ लखनऊ की रूट्स पर चलेंगी। ये तीनों ट्रेनें मुख्तलिफ रियासतों के छोटे शहरों से रियासती दारुल हुकूमत तक चलेंगी, ताकि छोटे शहरों के साथ राब्ता बेहतर हो सके और मुसाफिरों का सफर आसान हो सके। ये ट्रेन हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है और ये ट्रेन के जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जा पा रहे हैं, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है। सरकार ने कई सारी बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि सागरमाला परियोजना है, उसके द्वारा हमारे जो ब्रिजेस हैं और रोड्स वगैरह वो आपस में कनेक्ट हो रही हैं। मेरठ में वंदे भारत आई है, इससे मेरठ के लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। इस ऐसे ही जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट बढ़ता रहेगा, सभी को बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलेगी। खास बात यह है कि ये वंदे भारत ट्रेनें सफर के वक्त को उस वक्त चलने वाली तेज रफ्तार ट्रेनों के मुकाबले में कम करेंगी। मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत तकरीबन 1 घंटा बचाएगी। चेन्नई एग्मोर नागरकोइल वंदे भारत 2 घंटे बचाएगी, जबकि मदुरई बेंगलुरु वंदे भारत सफर के वक्त में 5.1 घंटा बचाएगी। ताहम ये नई वंदे भारत ट्रेनें खित्ते के लोगों को रफ्तार और सहूलत के साथ सफर करने के लिए आलमी मेयार की खदमात फराहम करेंगी और 3 रियासतों उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों की देरीना मांग को पूरा करेंगी। इन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का तारुफ बाकायदा मुसाफिरों, पेशेवर अफराद, ताजिरों और तलबा की जरूरियात को पूरा करने के लिए रेल सर्विस के एक नए मेयार का आगाज करेगा। देश के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रेलवेज हो, रोडवेज हो, वाटरवेज हो, इनको सुधारने की दिशा में जो केंद्र सरकार के प्रयास हैं वो काफी सराहनीय हैं, जिनका फायदा देश भर के लोगों को मिल रहा है। कैमरा पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, मेरठ। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका यानी जिलाई अदलिया की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के क़याम के 75 साल मुकम्मल होने की याद में डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में जिलाई अदलिया से मुताल्लिक़ मौज़ूआत जैसे कि बुनियादी ढांचा और इंसानी वसाइल, शमूलियत पर मबनी सबके लिए अदालतें, अदालती तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद, अदालती नज़्म और तरबियत के 5 वर्किंग सेशन होंगे, जिनमें अदालती तरबियत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब
आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज मरकजी वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ, आज़ादाना चार्ज, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम की सदारत करेंगे। पहली बार मुनक़्क़िद होने वाला ये फोरम दुनिया भर से आलमी सरमायाकारों, पॉलिसी साजों, कारोबारी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात को एक साथ लाने का काम करेगा। इस बार इस फोरम का मौजू आलमी खुशहाली के लिए क़यादत। ये फोरम भारत की तेजी से आगे बढ़ रही इक़्तिसादी तरक्की से पैदा होने वाले मौक़े पर बातचीत और मुकालमे का एक स्टेज फराहम करेगा। और नायब सदर जगदीप धनखड़ आज देहरादून में कायम CSIR जमहूरिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का दौरा करेंगे। इस दौरान नायब सदर जमहूरिया यहां काम करने वाले साइंसदानों, फैकल्टी मेंबरान और तलबा से बातचीत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में इस्मत दरी और कत्ल मामले को लेकर मुल्क भर में एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुसलसल एहतजाज के जरिए बीजेपी रियासत की ममता हुकूमत पर खवातीन के खिलाफ वहशाना जराइम को लेकर मुसलसल सवालात उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि रियासत में नज़्म व नस्क की कोई चीज़ नहीं है। वहीं इस्मत दरी मामले में सवालों में घिरी तृणमूल कांग्रेस अपने दिफा की पूरी कोशिश कर रही है। इस मामले को लेकर TMC आज रियासत भर में एहतजाज करने जा रही है। TMC मरकजी हुकूमत से इस्मत दरी के मुजरिमों को सजाए मौत देने का कानून पास करने का मुतालबा करेगी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन मीटिंग आज केरल के पलक्कड़ जिले में शुरू होगी। RSS के ऑल इंडिया पब्लिसिटी चीफ सुनील अंबिकर ने पलक्कड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीटिंग के बारे में इतला दी। मीटिंग में कौमी अहमियत के हामिल मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुताल्लिक़ा तंजीमों के वसी तर तजुर्बात, नज़रियात और ज़मीनी सतह पर तजुर्बात को एक कौमी नज़रिए के तौर पर तैयार करने को मौजू पर चर्चा होगी। सुनील अंबिकर ने कहा कि अगरचे तमाम तंजीमें संघ से कामकाज से मरबूत हैं, लेकिन सभी अपनी तंजीम को मजबूत बनाकर तौसी करते हैं। काबिल जिक्र है कि इस मीटिंग में संघ से वाबस्ता 32 तंजीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें इन तंजीमों के कुल हिंसुदूर, तंजीम के सेक्रेटरी और दीगर कौमी सतह के ओहदेदारान शरीक होंगे। इस मीटिंग में मुख्तलिफ तंजीमों के कुल 230 नुमाइंदगान और 90 कौमी सतह के संघ के आला अफसरान शिरकत करेंगे। 3 रोज़ा मीटिंग के दौरान सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सरकारी व दत्तात्रेय होसबोले, तमाम 6 सरकारी व और काम के तमाम महकमों के सरबराहान इसमें हिस्सा लेंगे। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी का दूसरा इजलास रुकन पार्लियामेंट जगदीप पाल की सदारत में जुमे को पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुनक़्क़िद हुआ। कमेटी के सामने ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के मुंबई और दिल्ली में कायम इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स उत्तर प्रदेश, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राजस्थान के बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ ने अपने ख्यालात मुश्तरक किए। पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी का अगला इजलास 5 और 6 सितंबर को तलब किया गया है। 5 सितंबर को हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत, रोड ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहरा की वजारत और रेलवे की वजारत के नुमाइंदों ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर अपने सबूत रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया, जबकि 6 सितंबर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वजारत सकाफत, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे अपने मशवरे दर्ज कराएंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल केस के खिलाफ मुसलसल एहतजाज जारी है। इस मामले में कोलकाता से दिल्ली तक मुख्तलिफ कॉलेजों और अस्पतालों में डॉक्टरों ने अपनी सतह पर मुजाहरा किया। इसके साथ ही आज दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन जंतर मंतर पर अमन मार्च निकालने जा रही है।
उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी की बूथ लेवल वर्कशॉप मुनक्किद होगी, जिसमें रुकनियत साजी मुहिम की हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। ये वर्कशॉप रियासत के तमाम 1.62 लाख पोलिंग बूथ्स पर बैक वक्त मुनक्किद की जाएगी। बीजेपी ने यूपी में इसके लिए शक्ति केंद्र के 27,500 कारकुनान को तैयार किया है, जो आज तमाम शक्ति केंद्रों के साथ 1 से 2 बूथ पर पहुंचकर नए मेंबर बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार रियासत में 3 करोड़ से ज्यादा मेंबर बनाने का हदफ रखा है। हदफ को पूरा करने के लिए पार्टी को हर बूथ पर 200 मेंबरान बनाने होंगे। इस साल बीजेपी की रुकनियत की मुहिम 2 मरहलों में चलेगी। पहला मरहला यकुम से 25 सितंबर तक, जबकि दूसरा मरहला यकुम से 15 अक्टूबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के तमाम 67 अजला में जुमे को यूपी पुलिस भर्ती इम्तिहान का इनेकाद इख्तिताम पसीर हुआ। इस इम्तिहान में 6,91,936 उम्मीदवारों ने शिरकत की। योगी हुकूमत की शफाफ और मुनसिफाना इम्तिहानी पॉलिसी की वजह से इम्तिहान माफिया भी दूर रहे। इम्तिहान के चौथे दिन 1,174 मराकिज पर 94 मशकूक उम्मीदवारों की निशानदेही की गई, जिनमें से 11 उम्मीदवारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जबकि 13 मुलजिमीन को गिरफ्तार भी किया गया। समुद्री तूफान असना जुमे की शाम गुजरात को उबूर कर लिया गया। मुतासर इलाकों पर कोई शदीद असर नहीं हुआ। असना, जो गुजरात के कुछ साहिल पर दिन के वक्त था, अब बहराए अरब में चला गया और साहिली रियासत में कोई खास नुकसान पहुंचाए बगैर ओमान की तरफ बढ़ गया। अगर रियासत के मौसम की बात की जाए तो मूसलाधार बारिश की वजह से कई शहरों और हजारों गांवों में पानी दाखिल हो गया है। रियासती इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने कहा कि रियासत में अब तक तकरीबन 111% बारिश हुई है और 5 सितंबर तक मजीद बारिश की तवक्को है। अगर हम इलाकेवार बारिश की बात करें तो कच्छ में 177%, सौराष्ट्र में 124%, शुमाली गुजरात में 88%, मशरक़ी वस्ता इलाके में 105% और जुनूबी गुजरात में 111% बारिश हुई है। वडोदरा में भी सूरत हाल बेहतर हुई है। शहर, जो पहले विश्वामित्र नदी में तुक़यानी की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल से जूझ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में पानी की सतह कम हो गई है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, आइए अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की अगर बात करें और दीगर अखबारात की बात करें तो सफ़े अव्वल की ये सुर्खी है ज़्यादातर अखबारात की कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते को अदालतों पर कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे, यानी आज अब से कुछ ही देर के बाद भारत मंडपम में इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। और इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के क़याम के 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इसी वजह से डाक टिकट भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि ये कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ की है और इसमें 5 वर्किंग सेशन का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें बेहद ख़ास उमूर पर बातचीत होने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। मार्च तक 20,000 लोगों को मिलेगा रोज़गार, LG का ये कहना है। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में 627 उम्मीदवारों को तकरूरी लेटर तकसीम किए गए और 1.5 साल की अगर बात करें तो 17,000 लोगों को रोज़गार का कहीं ना कहीं रोज़गार मिला है। 17,000 लोगों को, और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जा सके ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ बदलें और खुशहाली की तरफ भारत बढ़ सके। और एक और सुर्खी देख लेते हैं, ये भी काफ़ी ख़ास सुर्खी हो जाती है। अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में 3 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो क्लीन यमुना को इससे फ़रोग़ मिलने जा रहा है। और ओखला की अगर बात करें तो 96% और कोंडली में 98% और रिठाला की अगर बात करें तो 100% मंसूबा हो चुका है पूरी तरह से मुकम्मल। और इस पर बात की जाएगी कि किस तरह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा सकें। और ओखला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है ज़ेरे तामीर एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा
सबसे बड़ा प्लांट है और इस पर बहुत जल्द काम किए जाने की उम्मीद बताई जा रही है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। कमला हैरिस का ये बयान है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल होना चाहिए और उसको हम असलाह देना बंद नहीं करेंगे। यानी कि उनका कहना है कमला हैरिस का कि इसराइल को पूरी तरह से हक दिया जाएगा और जहां तक बात हथियारों की है, जहां तक असलाह की बात है, तो हम उसे असलाह देना बंद नहीं करेंगे ताकि वो अपना दिफा कर सके। और इसी अखबार की एक और सुर्खी देख लेते हैं, इंसानी हुकूक का ढोल पीटने वाले गज़ा पर खामोश क्यों हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का नाज़रीन ये एक बयान आया है जिस तरह से गज़ा में बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना है और मुस्तक़िल इसराइल उस पर हमले किए जा रहा है, लोगों की ज़िंदगी वहाँ बदहाल हो चुकी है। उसी पर इंसानी हुकूक की बात करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि सभी मुल्कों को आगे आना चाहिए और सभी को बोलना चाहिए कि किसी तरह से गज़ा में इंसानी हुकूक की पामाली ना की जा सके। और एक और सुर्खी देख लेते हैं, रूसी शहर क्रुस्क पर हमला यूक्रेन के दिफा में किया था यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का नाज़रीन ये बयान है। और अब देख लेते हैं एक और सुर्खी नाज़रीन, ये खेल की सुर्खी है, अवनी पैरालंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी बन चुकी हैं और सभी उनकी बेहद तारीफ़ कर रहे हैं। बड़ा उनको पर कहना चाहिए कि लोगों को इसका गर्व है। और शूटर में मनीष नारवाल ने सिल्वर जीता है और मोना अग्रवाल ने कांसे की पदक हासिल किया है और प्रीति पाल ने 100 मीटर की दौड़ मुकाबले में कांसे का तमगा अपने नाम किया है। यानी भारत मुसलसल खेल के मैदान में भी आगे बढ़ रहा है और जितने भी खिलाड़ी हैं वो भी अपना बेहतर कर रहे हैं। और अपनी पैरालंपिक्स में आपको जैसे कि हमने बताया कि 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी बन चुकी हैं, तो ये एक ख़ास खबर हो जाती है। फिलहाल इतना ही इसमें, और आइए अब बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन की जानिब कदम रखते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के दारुल हुकूमत किंशासा के अस्पतालों में मंकी पॉक्स में मुब्तला मरीजों का इलाज किया गया। इस महीने के शुरू में WHO ने मंकी पॉक्स को सेहत आमा की आलमी इमरजेंसी करार देने के बाद से DRC में डॉक्टर और तिब्बी अमला हाई अलर्ट पर है। मंकी पॉक्स सेंटर के सरबराह डॉक्टर जोज पालुलो ने कहा कि अगर ख्याल ना रखा जाए तो मंकी पॉक्स संगीन पेचीदगियां पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन पर जोर देने के बावजूद बाज मरीज वैक्सीन करवाने में हिचकिचाते हैं। दरियासना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में वायरस से निपटने के लिए मंकी पॉक्स वैक्सीन की आमद मुतवक्के है। इस माह के शुरू में WHO ने मंकी पॉक्स को DRC में पड़ोसी ममालिक में फैलने के बाद आलमी सेहत आमा की इमरजेंसी का ऐलान किया था। इसराइली फौज ने कहा कि गजा के लिए भेजी गई इंसानी इमदाद अमरीकी कार्गो जहाज के जरिए इसराइल पहुंची है। फौज ने एक प्रेस बयान में कहा कि वर्ल्ड सेंट्रल किचन, US एड और अमेरिकन ईस्ट रिफ्यूजी एड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इमदाद के 3500 से ज़्यादा पैकेट क़ब्रिस में समुद्री राहदारी के जरिए पहुंचाए गए। इसराइली फौज ने इसराइल की बंदरगाह पर इमदाद पहुंचने के वीडियो जारी करते हुए कहा कि गजा पट्टी में ज़रूरी साजो सामान की ज़रूरत है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फ़िज़ाइया के कमांडर मिकोलो को बर्खास्त कर दिया है। सदर ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में कहा कि मैंने फ़िज़ाइया के कमांडर को तब्दील करने का फ़ैसला किया है और मैं अपने तमाम फ़ौजी पायलट्स का हमेशा शुक्रगुजार हूँ। ज़ेलेंस्की ने बरतरफी की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन कहा कि एहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए, आर्जी तौर पर कमांडर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। काबिल ज़िक्र है कि फ़िज़ाइया के कमांडर की बरतरफी का ऐलान यूक्रेन की फ़ौज की तरफ से रिपोर्ट किए जाने के एक दिन के बाद किया गया था, जब एक बड़े रूसी हमले को नाकाम करते वक्त F-16 जेट तैयारा गिरकर तबाह हो गया था और इसके पायलट की मौत हो गई थी। और रूस के मॉस्को में एक आर्जी रिहाइशगाह है जहां क्रुस्क के इलाके में निकाले गए बच्चों के लिए रहने की जगह बन गई है। अलीना जिकोवा के
ज़ेर इंतज़ाम इस मरकज़ में इस वक्त 126 बच्चे रिहाइश पजीर हैं, जिनमें से अक्सर को यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के हमलों के नतीजे में उनके घरों से निकाल दिया गया था। इस सेंटर में रहने वाले बच्चे तकलीफ दे तजुर्बात के बावजूद बाहर खेलते और आराम करते नजर आते हैं, लेकिन एलेना कहती हैं कि बच्चे अपनी सूरत हाल का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने वालिदैन को बहुत याद कर रहे हैं। मरकज़ में रहने वाले बच्चे भी अपने प्यारों के दरमियान जाने के लिए पुरुम्मीद हैं। ब्राज़ील के साहिली शहर रसीफ में चर्च की छत गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए। आला हुकाम ने बताया कि अभी भी कुछ लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इंतजामिया का कहना था कि इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि हादसे के वक्त चर्च में कितने लोग मौजूद थे। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।